अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आत्मवंदन। ऑडिबल, आई एम ऑडिबल ना क्लियरली? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ओके। सो फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ फिर से एक बार लॉ ऑफ वन के स्वाध्याय में। तो ये हमारा 41 सेशन है और जैसे कि बताया जाता है कि ये पूरी तरह से फ्री है और हम आपका जो स्वागत है वो एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। कोई भी व्यक्ति रॉ मटेरियल को अपने चैनल पर अपनी भाषा में इसका अनुवाद कर सकता है और अगर वो इसका अपने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाना चाहता है तो ये उसकी पूरी तरह से फ्री विल है। और इस सेशन में जो भी जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से आपकी फ्री विल पर डिपेंड करती है। आप उसको जान सकते हैं, मान सकते हैं, सिरे से खारिज कर सकते हैं। ये आपकी पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं रॉ वन का स्वाध्याय 41 सेशन, जो कि 20 मार्च 1981 को ये शुरू किया गया था। तो यहाँ पर संवाद शुरू होता है। रा जो कि कार्ला के माध्यम से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम रा हैं और हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं और अब हम संवाद करते हैं। तो यहाँ पे डॉन का जो क्वेश्चन है वो फिर से पूछते हैं कि मेरे पास शुरू करने के लिए स्थान परिवर्तन का एक प्रश्न है। मुझे पता है कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल है, लेकिन मुझे स्पष्ट करने के लिए यह पूछना है और ऐसी संभावना है कि हमें भविष्य में इस स्थान से 1000 या अधिक मील की दूरी पर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। तो क्या रा के साथ हमारे संपर्क पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे सीधे से समझ में आ रहा है कि जो डॉन है, जो कार्ला है और जो जिम है, उनकी जो टीम है ना, वो जिस स्थान पे अभी तक रिकॉर्डिंग कर रही थी वहां से शायद उनको शिफ्टिंग करना होगा। तो वो थोड़ा सा असमंजस में होंगे कि अगर हम लोग जगह चेंज करते हैं तो क्या इस पे कोई चैनलिंग में कोई असर पड़ेगा क्या? ऐसी संभावना है कि हमें भविष्य में इस स्थान ओके। तो रा बोलते कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल नहीं है, स्थान का कोई अर्थ नहीं है, क्या हम रचना में नहीं है? हालांकि काम करने का स्थान या तो आपके द्वारा सावधानी से तय किया जाना चाहिए, यानी कि ये उपयुक्त कंपन्नता के स्तरों का होना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि शुरुआत करने से पहले उस जगह का शुद्धिकरण करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि आप उस जगह के दीवारों या जमीन के अच्छी तरह से साफ सफाई कर दें या उस हिस्से को रंग दें जो पुराने विचारों से बुरी तरह
दाग धब्बेदार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज हमें ये भी समझ में आती है कि अगर हम भी अपना घर शिफ्ट करते हैं तो नए घर में जाने से पहले हम उसको साफ करते हैं, उसकी पुताई करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, वहां जाके हम सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वहां की थोड़ी ऑरा क्लीन हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए। तो राने भी वही सब कहा कि आप वही सब कीजिए और उस चैनल में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो डान बोलते हैं कि मैं लेजर पेंटाग्राम विधि से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने वाले संस्कार से परिचित हूँ। मैं बस सोच रहा था कि क्या यह संस्कार इस जगह को इस प्रकार के काम के लिए तैयार करने में उपयोगी है। वो पूछ रहे हैं कि ये जो मेरे को जो भी उनका फॉरेन के हैं वो, तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, वास्तुशास्त्र की पूजा होती है, वहां कोई लेजर पेंटाग्राम विधि है? तो वो उसको जानते थे। तो रा बोलते हैं कि हाँ यह सही है। अब डान इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तब आम तौर पर आप यह कह रहे हैं कि भले ही हम 1000 मील दूर चले जाएं, यदि हम सावधानी से उस जगह को तैयार करें जो हमें मिली है, भले ही वह जगह पहले दूसरों के द्वारा उपयोग में लाई गई हो, इसे संतोषजनक बनाया जा सकता है। तो क्या यह सही है? तो राव वही पूछ मतलब डॉन ने फिर से वही पूछा कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम हजारों मील दूर चले जाएं, लेकिन अगर सावधानी से हम उस जगह को तैयार करें जो हमको मिली है, भले वो कहीं पे भी है, तो वो सही है ना? तो राव बोलते हैं कि हाँ सही है। फिर डान आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि शुरू से ही एक समझ बनाने के कोशिश में मुझे कठिनाई हो रही है जो अनंत बुद्धिमानिता से शुरू होकर हमारे अस्तित्व के वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस सोचना चाहिए और हमारे सूर्य के जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह उप लोगोस है जो उस सब का निर्माण करता है जो हम इस विशेष ग्रह यानी कि धरती की प्रणाली में अनुभव करते हैं। तो क्या आप मुझे हमारे सूर्य के बारे में बता सकते हैं? अब जैसे कि हमारे 41 सेशन ये चल रहा है, 40 सेशंस हो गए, तो उसमें काफी बार सेंट्रल सन की बात हो गई है, लोगोस की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे डॉन को थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है कि जो अनंत बुद्धिमानिता है ना, जो अनंत रचयिता है, उसकी जो अनंत बुद्धिमानिता है, वहां से क्रिएशन चालू हो के आज की जिस स्थिति में डॉन कार्ला और जिम बैठे हैं, वो वहां तक जो सिचुएशन आई है, तो वो पूरी प्रोसेस को समझने में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि क्या आप हमें सूर्य के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? तो रा बोलते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आपके भाषा में आसानी से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सूर्य का रिश्ता अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से, बुद्धिमान ऊर्जा से और प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक घनत्वता से कई प्रकार से है। क्योंकि जो हमारा सूर्य है ना, वो केवल अनंत रचयिता, उसका जो रिलेशनशिप है या उसकी उत्पत्ति है, वो केवल अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से ही नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धिमान ऊर्जा से और भी जो प्रत्येक ग्रह की, माने बहुत सारे ग्रह हैं। एक सेंट्रल सन है, उसको लोगोस कहा है, और सब लोगोस भी बहुत सारे बने हैं, मतलब उस एक सूर्य से बहुत सारे सूर्य का निर्माण, और उन सूर्य के चारों ओर ग्रहों का निर्माण, और उनकी घनत्वताएं, प्लस उनका अपना एक जो भी एक पैटर्न है, तो उन सब से संबंधित है। तो इजीली अगर हम उसको शब्दों में समझाएं, और वो भी आपकी धरती की घनत्वता के आधार पे, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ये भिन्नता आगे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से या स्थान या समय में भी है और आपकी रचना का हिस्सा है, यानी कि आध्यात्मिक रूप से भी इसका संबंध है। तो एक तो सूर्य का अगर हम लोग फॉर्मेशन के हिसाब से भी समझाना चाहें, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो केवल अनंत रचिता की, ऐसा नहीं कि उसने सोचा और बन गया, बल्कि ये आध्यात्मिक तौर से भी है। तो इसको समझाना थोड़ा सा, और ये समय और स्थान के हिसाब से भी है, तो थोड़ा समझाना मुश्किल है, ऐसा डॉन ने कहा। ऐसा रा ने कहा। अनंत बुद्धिमानिता के संबंध में सूरज का शरीर अनंत रचना के सभी भागों के समान रूप से है और उस एक अनंत का हिस्सा है। तो जो सूरज का शरीर मतलब उसका जो भौतिक फॉर्म है, जो उसका फिजिकल फॉर्म जो है ना, जहां से जैसे हमको पता है कि हीलियम और हाइड्रोजन के उसमें है, और 4 हाइड्रोजन बना के फिर एक हीलियम का अणु बना देता है, इस तरह से जो हम सुन रहे हैं, तो वो जो भी है ना,
वो अनंत रचना के सभी भागों में समान रूप से है और उस अनंत रचिता का हिस्सा है। मीन्स जितना भी उसका फॉर्मेशन है, वो अनंत रचिता जो है ना, उसके जितने भी भाग हैं उसमें वो समान रूप से है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, एक जैसा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें कि जो सब एक जो लोगोस है और एक जो सब लोगोस है, तो सब लोगोस में भी उस सेंट्रल सन के जैसे ही गुण रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम है तो सब लोगों में कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं है। वो सभी जगह पे समान है। तो आगे, अनंत रचिता की अनंत बुद्धिमानिता जो बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करती है, लोगोस बहुत अधिक संख्या में उपलोगोस बनाते हैं जो सभी उपलोगोस के संतान या वंशज होते हैं। उसका संबंध वर्गीकृत यानी कि हायरार्की जो होती है ना, वैसे होता है, जिसमें उपलोगोस यानी कि सूर्य लोगोस द्वारा तय किए गए तरीकों से बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके अपनी घनत्वता का पूरी बारीकियों के साथ सह निर्माण करते हैं, जिसका आप अनुभव करते हैं। घनत्वता के संबंध में सूर्य के शरीर को भौतिक रूप से गैसी तत्वों का एक बड़ा पिंड माना जा सकता है जो घुलने मिलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है और गर्मी और प्रकाश को फैला रहा है। तो यहाँ पे जो रा जो बता रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका सूर्य है ना, जो सेंट्रल सन है वो लोगोस है, और जो सब सब लोगोस है मतलब कि सेंट्रल सन ने जब बहुत सारे सूर्य बनाए ना, वही बात की बहुत सारे सूर्य बने, उनके चारों ओर ग्रह बन गए। अब यहाँ पे हर ग्रह की हर एक मतलब बोलना चाहिए सौर मंडल जो है, एक सूर्य है उसके ग्रह सौर मंडल हो गए। इनकी घनत्वताएं भी अलग है, अलग अलग घनत्वताओं के। जैसे हम थर्ड डायमेंशन के हैं तो मे भी और कोई सौर मंडल होगा, वो शायद सेकंड का होगा या फिफ्थ का होगा या फोर्थ का होगा। तो इस तरह से उनकी अपनी अपनी घनत्वताएं हैं और वहां पे सबकी अपनी फ्री विल है। और उनका जो और जो मतलब उनकी जो घनत्वता है ना, वो उसका जो निर्माण है वो एकदम बारीकियों के साथ में हुआ है और जिसका हम अभी अनुभव कर रहे हैं। तो हमारी धरती पे थर्ड डायमेंशन है। अब यहाँ जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी डायमेंशन है, उसमें जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये उस लोगोस का एक सब लोगोस हमारा सूर्य है, और इसमें जो भी है वो अनंत रचिता की बुद्धिमानिता का ही एक परिणाम है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो सूर्य है वो भौतिक रूप से तो गैस का एक पिंड होता है, गैसी तत्वों से बना एक पिंड होता है। और जो गैसी तत्व है ना वो आपस में से घुलते मिलते रहते हैं, मिंगल होते रहते हैं, फ्यूजन्स होता है, और उनके फ्यूजन से ही गर्मी और प्रकाश पैदा हो रहा है। अगर हम साइंस हम सबने पढ़ी है, उसमें हमें यही पता है कि सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर एक बन जाते हैं। और जब वो फ्यूजन बने उनका जब मिलते हैं वो 4, तो अनंत मतलब अनगिनत मात्रा में या अनंत मात्रा में गर्मी और प्रकाश पैदा होता है। ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो रा है वो भी यही बात बताना चाह रहे हैं। रा आगे बोलते हैं कि आध्यात्मिक रूप से यदि हम सूर्य के शरीर की प्रकृति को समझें तो सूर्य चौथे से 7वीं घनत्वता तक उस घनत्वता के व्यक्तियों की बढ़ती क्षमता के अनुसार अपने और दूसरों की जीवित रचना की प्रकृति को पहचानता और जानता है। यही सूर्य का मतलब है और उसकी वास्तविकता है। इस प्रकार छठी घनत्वता की इकाइयों द्वारा सूर्य के अंदर जाया जा सकता है और वहां रहा भी जा सकता है। वे वहां समय या स्थान में रहते हैं और यहाँ तक कि आंशिक रूप से इसे छठी घनत्वता की इकाइयों के विकास की क्रम की क्रियाओं द्वारा पल पल, एक सेकेंड थोड़ा नीचे करिए उसको, ओके, पल पल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राह है वो ये बता रहे हैं कि जो हमारा अगर आध्यात्मिक रूप से हम लोग सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है उसके जो मतलब सूर्य की जो प्रकृति है ना वो हमारी चौथी घनत्वता से लेकर जो 7वीं घनत्वता तक है ना, तो उसकी बढ़ती मतलब वहां जो व्यक्ति रहते हैं
4th डायमेंशन से 7th डायमेंशन तक जो भी लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनकी बढ़ती क्षमता जो है और दूसरों की जीवित रचना की जो प्रकृति को वो पहचानते हैं और जानते हैं। हम सबको पता है कि 4th डायमेंशन का मतलब होता है एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत। वहां पे ये भौतिक शरीर तो बिल्कुल नहीं होता है। 5th डायमेंशन में जब हम जाएंगे तो ये जो बॉडी है ये लाइट वेट होती चली जाएगी, रोशनी के शरीर बन जाएंगे। और 5, 6 और 7, तो 6th डायमेंशन जो है वहां ऑलरेडी रा के जो टीम है वो 6 डायमेंशन का है, और रा जो भी है वो सारे के सारे रोशनी के शरीर के बन गए हैं। और जो रोशनी मतलब कि सूर्य में भी रोशनी है और इनके शरीर भी रोशनी हो चुके हैं। तो जो 6 डायमेंशन के लोग हैं ना, वो सूर्य के अंदर जा भी सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं, बाहर रह भी सकते हैं, क्योंकि वो खुद उसी सूर्य की रोशनी या उसी रोशनी के बने हुए हैं। अभी हमारा जो भौतिक शरीर है इसका एक लिमिट है। सूर्य के पास जाएगा तो उतनी गर्मी को तो ये बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, कि हमारा ये भौतिक शरीर लाइट वेट नहीं है, रोशनी से बना हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। और एस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि 4th डायमेंशन में हमें शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो 4th से लेके 7th तक जो हमारा सूर्य है ना, वो क्या कर रहा है कि ये जो जितनी भी जीवित रचना है उनकी प्रकृति को वो पहचानता भी है और जानता भी है। और जो 6वें डायमेंशन के जो लोग हैं वो तो वहां जा भी सकते हैं, सूर्य के अंदर वहां रह भी सकते हैं। और जो 6ठी इकाइयों के जो विकास की जो क्रम की जो प्रक्रिया है ना, उनके द्वारा ये पल पल बनाया जाता है। मतलब 6वीं डायमेंशन के जो लोग हैं ना, जो रा की जो टीम है पूरी की पूरी, ये 6वीं डायमेंशन में रह रही है। और ये वहां पे जो भी विकास कार्यक्रम कर रही है उससे पल पल ये जो है ना, ये मतलब बनता जा रहा है, एक डेवलपमेंट विकास जो है वो होता जा रहा है, ऐसा रा बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे डॉन एक क्वेश्चन पूछते हैं। स्वस्ति, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो डॉन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके पिछले बयान में क्या आपका मतलब यह था कि 6ठी घनत्वता वाली इकाइयां वास्तव में अपनी घनत्वता में सूर्य को मैनिफेस्टेशन यानी कि बना रही है? क्या आप समझा सकते हैं कि आपका इससे क्या मतलब था? तो डॉन फिर पूछते हैं कि भैया आपने एक बयान दिया था, उस बयान में आपने ये कहा था कि जो 6वीं घनत्वता की इकाइयां हैं, मतलब जो रा है ना, जो सूर्य के अंदर रहने वाली एक सभ्यता है, तो ये जो 6ठी घनत्वता के जो इकाइयां हैं ये अपनी घनत्वता में सूर्य को बना रही है। मतलब ये जो भी कर रहे हैं वहां पे एक्शन, उससे क्या सूर्य बन रहा है? तो क्या आप इसको थोड़ा समझा सकते हैं और इससे आपका क्या मतलब है? तो रा बोलते हैं कि इस घनत्वता में कुछ इकाइयां जिनके प्रजनन या बच्चे पैदा करने का साधन घुलने मिलने की प्रक्रिया है, वे अनुभव के इस हिस्से को सूर्य के शरीर के अस्तित्व के हिस्से के रूप में करना चुन सकती है। इस प्रकार आप उस प्रकाश के अंशों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको 6वीं घनत्वता वाले प्रेम की अभिव्यक्ति से पैदा हुई संतान के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यहाँ 2 मतलब निकलते हैं कि जो हम सुबह उठते हैं और जो हमको सुबह की जो सूर्य की जो रोशनी हमें मिल रही है वो एक्चुअली 6वीं घनत्वता के जो इकाइयां हैं ना, उनके प्रेम के स्वरूप, जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मिल रही है। अब देखिए 6वीं घनत्वता में प्रकाश बॉडी है, फिजिकल तो कुछ है नहीं। तो वो जो प्रकाश के शरीर हैं, जब वो प्रकाश के शरीर आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, फ्यूजन जब उनमें होता है, तो उनके जो प्रकाश के जो कण हैं जब वो आपस में टकराते होंगे तो उनसे शायद एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा पैदा होती होगी। और वो वही नई ऊर्जा जो है वो हमारे तक पहुंचती है। इसका मतलब 6वीं घनत्वता का जो जो लोग हैं उनका जो प्रेम है ना, वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हम तक आ रहे हैं। मतलब उनके प्रेम की अभिव्यक्ति हम तक आ रही है। मतलब हम सब सूर्यवंशी हैं, ऐसा बोलने जा रहे हैं। तो ये एक फैक्ट बड़ा अच्छा है। और फ्यूजन की जो बात कही गई है, तो हमारे साइंटिस्ट जो है वो भी यही कहते हैं कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलके फ्यूजन होता है और उससे अनंत मात्रा में प्रकाश और गर्मी पैदा होती है सूर्य में, वो हम तक पहुंचती है। तो ये तो साइंस ने बोला।
लेकिन रा क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ही जो हैं, छठी घनत्वता के जो लोग हैं, वो जब आपस में फ्यूजन होते हैं, जब वो मिलते हैं, तो वो जो कण टकराते होंगे ना, उससे एक नई ऊर्जा, एक नई ऊर्जा या नई रोशनी, नया पैदा होता होगा, और वो उनके बच्चे स्वरूप में होता होगा, और वो हम तक हर दिन आ रहा है। और अभी भी सूर्य कहीं अस्त नहीं हुआ है, अभी भी वो चमक ही रहा है, विच मीन्स अभी भी वो अभिव्यक्ति निकलती जा रही है। तो ऐसा वो बताना यहाँ पे चाह रहे हैं। अब यहाँ पे डॉन फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि तब क्या आप कह सकते हैं कि छठी घनत्वता वाली इकाइयां इन तरीकों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अनंत रचयिता के साथ अधिक निकटता से सह निर्माता बन सके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वो क्या है कि अनंत रचयिता क्या कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है। और यहाँ पे जो 6 डायमेंशन की जो इकाइयां है ना, वो क्या कर रही हैं, वो भी फ्यूजन के माध्यम से क्रिएशन ही कर रही है ना। तो वो ऐसा, मतलब उनका ये पूछना है कि जो आप जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, तो शायद आप अनंत रचयिता के साथ अधिक निकटता लाने के लिए कर रहे हो, ताकि आप भी छठवीं से निकल के नेक्स्ट डायमेंशन में जा सको। देखो, छठवीं के बाद 7वीं डायमेंशन जो है ना, वो सेंट्रल सन की डायमेंशन है। मतलब 7वीं डायमेंशन में अगर कोई पहुंच गया, तो वो अनंत रचयिता के तो बहुत करीब पहुंच जाएगा। तो ये 6 डायमेंशन के लोग भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं आगे जाने के लिए, उनकी यात्रा भी वहीं पे रुकी हुई नहीं है। फिर रा बोल रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है, इसे गेटवे घनत्वता के अनुभवों की तलाश में छठी घनत्वता के आखिरी हिस्सों में देखा गया है। देखो, गेटवे मतलब क्या होता है, किसी कहीं जाने के लिए जो एंट्री होती है ना, उसको हम गेटवे बोलते हैं। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है ना, तो इस तरह से राय ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बोला आपने कि ये हमारे लिए गेटवे है जहां से हम नेक्स्ट डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हैं, और छठवीं घनत्वता का आखिरी चरण, आखिरी हिस्सों में आप इसको महसूस कर सकते हैं। फिर डॉन बोल रहे हैं धन्यवाद। अब मैं ये जांच करना चाहता हूँ, जैसे कि पहली घनत्वता बनती है तब क्या होता है, और ये ऊर्जा केंद्र कैसे पहले जीवों को बनाते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह पूछने का कोई अर्थ है कि सूर्य के खुद भी कोई घनत्वता है, या इसमें सभी घनत्वताएं हैं। तो डॉन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जैसे पहली घनत्वता जब बनी होगी ना, तब क्या हुआ होगा। और जैसे कि ये जो सूर्य है ना, तो ये सूर्य का भी अपना कोई घनत्व है, कोई डायमेंशन में कोई सूर्य है, या सारी डायमेंशन इसी के अंदर है, ऐसा डॉन पूछ रहे हैं। तो रा बोल रहे हैं कि उपलोगोस के सारे अष्टक यानी कि ऑक्टेव होते हैं, और वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आप जैसे व्यक्तियों के सीखने या सिखाने का अनुभव करती है। तो ये जो राय ये बोल रहे हैं कि भैया, एक तो सेंट्रल सन हो गया, मतलब लोगोस हो गया, एक उपलोगोस हो गया। अब जो उपलोगोस है ना, उसमें भी सारे ऑक्टेव होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि अनंत रचयिता के सारे भाग में जो सन है वो एक समान है, कोई अलग नहीं है। अगर सेंट्रल सन में 8 ऑक्टेव हैं, 8 वो हैं या ऑक्टेव है, तो जो उसके सब जो दूसरे दूसरे जो सूर्य पैदा हुए हैं, उनके भी 8 ही हैं सबके। तो वो इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी ना, ऐसा मतलब वहां पे कोई ऐसा वो नहीं है जो आपको इस तरह से अनुभव करके बता पाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे जो इस तरह से अनुभव करके आपको, जैसे आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो अनुभव करके बताते हैं, वहां पे ऐसा कोई नहीं है। अब डान यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं कि जब पहली घनत्वता बनाती है, तो मैं मेरी समझ के हिसाब से एक बयान देने जा रहा हूँ, और यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा। अब यहाँ पे डॉन एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं सहज रूप से एक ऊर्जा के केंद्र द्वारा निर्मित पहली घनत्वता को देखता हूँ, जो एक भंवर के तरह है, और यह भंवर तब इन घुमावदार गति का कारण बनता है जिसका मैंने पहले रोशनी के बारे में उल्लेख किया है। कंपन्नता, जो कि रोशनी है, जो पहली घनत्वता की सामग्री में जमना शुरू हो जाता है। तो क्या यह सही है? तो यहाँ पर ना फोटोन की बात हो रही है एक्चुअली। अगर आपने आइंस्टीन को सुना है, तो आइंस्टीन ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के फोटोन के रूप में चलता है। अगर आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी का खंभा देखेंगे, वहां पे लाइट जल रहा है, और कभी आप देखते तो आपको ना लाइट ऐसे रोशनी की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं, और उसको भी कभी कभी ध्यान से देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे सतरंगी कुछ तो ऐसे दिखाई देता है। तो उसमें स्टेटमेंट दिया गया था कि प्रकाश फोटोन के पैकेट्स के रूप में चलता है। तो यहाँ वो फोटोन्स की बात हो रही है, तो वो फोटोन तो सब जगह विद्यमान है। जब
अनंत रचिता का प्रकाश उस पे पड़ता है, उसमें वो जो फोटोन है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जमा होते जाते हैं, और धीरे 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 डेंसिटी, एक सघनता उसमें आती जाती है, और वो एक एक मतलब एक आकृति या एक कंस्ट्रक्शन के रूप में, वो एक फॉर्म के रूप में वो उभर के सामने आ जाते हैं। तो ऐसा वो यहाँ पे एक्चुअली पूछ रहे हैं, वो मतलब वो बता रहे हैं अपने स्टेटमेंट में डॉन, कि जब पहली घनत्वता निर्मित हुई होगी तो एक भंवर, यानी कि अगर आपने गैलेक्सी देखी है, आकाश गंगा हम सबने देखी, वो एक घुमाव, एक सर्पिल आकार में है, तो उस तरह से जो एक भंवर बनता है, और उसमें जो घुमावदार जो उसका जो पैटर्न है, संरचना है, उसमें वो घुमावदार होने की वजह से उसमें स्पीड है, गति है, और जिसका मैंने पहले रोशनी के बारे में उल्लेख किया था। तो अब वो वही बोल रहा है कि ये जो घुमावदार की जो स्पीड है, स्पीड की वजह से उसमें रोशनी आती है, रोशनी से वो फोटोन कण एक के बाद एक के बाद आते जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, और एक क्रिएशन के रूप में वो उभर के सामने आते हैं। तो क्या ये सही है? तो राय ये बोल रहे हैं कि जहां तक अपने तर्क ने मतलब आपके तर्क ने आपको जहां तक पहुंचाया है वो तो सही है। हालांकि यह बताना ठीक है कि पहली घनत्वता में समय या स्थान निरंतरता में प्रवेश करने से पहले मतलब करने से पहले लोगोस के पास अष्टक की सभी घनत्वताओं के संभावित पूर्णता की योजना है। इस प्रकार ऊर्जा केंद्र मैनिफेस्ट होने से पहले मौजूद है। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट की बात की जा रही है। जैसे कि कोलंबस जब अपने यात्रा पे निकला, उसको नहीं मालूम था कि वो अमेरिका की खोज कर लेगा, वो निकला था, भारत की कहानियां उसने सुन रखी थी अपने दादा दादी से कि एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो भारत की खोज के लिए निकला था, पर वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो क्या उसके पहुंचने के बाद अमेरिका पैदा हुआ? नहीं, अमेरिका तो वहां पर मौजूद था पहले से, बट किसी के प्रकाश मतलब किसी की जानकारी में नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर जब हमारा सेंट्रल सन बना, अनंत रचिता की सोच में जब वो सेंट्रल सन बना, तो सेंट्रल सन बनते ही या अनंत रचिता की सोच में बाकी सारे सन, बाकी उनका सब कुछ और उसका ऑक्टेव ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में मौजूद था। ये तो अब तक प्रकाश में नहीं आ पाया, हमारी जानकारी में नहीं आ पाया, इसलिए हमें लगता है कि वो है ही नहीं। हम जब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हो क्यों जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, उसका ब्लूप्रिंट वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये रा ने बताया है। अब डॉन फिर कह रहे हैं, तो सबसे सरल जीव कौन सा है जो मैनिफेस्ट हुआ था? मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सेल या ऐसा ही कुछ हो सकता है, और यह ऊर्जा केंद्रों में कैसे कार्य करता है। तो ओके फाइन। तो सबसे अब यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं कि सबसे जो मतलब सरल जीव था वो कौन सा था जो मैनिफेस्ट हुआ। तो यहाँ पे रा बोल रहे हैं कि सबसे सरल मैनिफेस्ट होने वाला जो जीव है वो है रोशनी, या उसको हम फोटोन कह सकते हैं। ऊर्जा के केंद्रों के संबंध में इसे सभी जुड़ी हुई ऊर्जा क्षेत्रों का केंद्र या आधार माना जा सकता है। तो ये जो फोटोन है ये बेसिक है हमारे यहाँ। अगर हम ये कहते हैं कि पूरा संसार एनर्जी से बना है, तरंगों से बना है, तो उसका बेसिक में कौन है? फोटोन है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जैसे बताया गया था, पाने भी इसमें यूं बताया कि फोटोन मतलब चलती फिरती तरंगे। और जैसे कि हमने कई बार स्टेटमेंट सुन रखा है कि हम उस अनंत रचिता की नाचती हुई सोच हैं, तो जब चलती फिरती जब तरंगे चलेंगी तो वो नाचती हुई सी प्रतीत होंगी ना। तो हम क्या हैं? नाचती हुई तरंगे हैं, और नाचती हुई सोच हो गई हम लोग। तो यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहे हैं। अब डॉन फिर पूछते हैं कि यह जब पहली घनत्वता बनती है तो हमारे पास अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल होते हैं। जब किसी समय चेतना के एक हिस्से में जीवन की पहली हलचल या व्यक्तिकरण होता है, और जो कि खुद की गति से चलता है, क्या आप इसके बनने की प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं? और इसमें किस प्रकार ऊर्जा का केंद्र होता है? अब जैसे पहली घनत्वता, सेकंड में हमारे सारे पशु पक्षी या पेड़ पौधे आ जाते हैं, और थर्ड डायमेंशन में हम हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहली घनत्वता थी उसमें तो आपके सारे पहाड़ वगैरह, मतलब जितनी भी हम बोल सकते हैं कि जल बने होंगे, पहाड़ बना होगा, वायु बनी होगी, अग्नि बनी होगी ना, ऐसा। तो ये वही पूछे कि जब पहली घनत्वता बनती है तो जो हमारे पास अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल, ये तो सब उसमें होते हैं। पर किसी समय जब उनमें चेतना आई होगी, जब उसमें कुछ हलचल हुई होगी, कुछ व्यक्तिकरण हुआ होगा, जो खुद की गति
से अपनी ही स्पीड से जब वो चला होगा, अपनी ही उसमें गति भी आई होगी, तो क्या आप इसके बनने की जो प्रोसेस है उसका वर्णन कर सकते हैं, वो ये कैसे हुआ था? तो रा बोलते हैं, अब रा यहाँ पे इसके आगे ना जो लाल पीली हरी जो किरणें हैं, मतलब उसको अगर हम अपने चक्रों से भी बना लें या चक्रों से संबंधित कर लें, तो वो उस तरह से एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रा कि पहली या लाल किरण यानी कि हमारा रूट चक्र, उसकी जो घनत्वता है हालांकि विकास की ओर आकर्षित तो होती है, पर वह उन परिस्थितियों के लिए सही कंपन्नता में नहीं होती जो जागरूकता की चिंगारी को बढ़ाती है। जैसे इन कंपन्नता की ऊर्जाएं लाल से नारंगी रंग की ओर जाते हैं। अब जो रूट चक्र है ना वो लाल कलर का है, उसमें क्या है, उसमें विकास तो है, विकास की ओर वो आकर्षित तो होती है, लेकिन अगर वो सही तरीके से डेवलप ना हो आपका रूट चक्र, तो फिर वो क्या करेगा, उसको भी ब्लॉक कर देगा और आप विकास की सही परिस्थितियों में या सही कंपन्नता में प्रवेश नहीं कर पाओगे, या फिर आप अभावों में अपने आप को पाओगे, सही तरीके से उसको डेवलप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो लाल तरंगे हैं या लाल जो किरण है वो कैसे कंपन हो रही है, और कंपन होते होते उसका स्वरूप चेंज करके वो नारंगी हो जा रही है। अब नारंगी मतलब हमारा स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तो उस कंपनता में ऐसा माहौल बनता है कि वो उन रासायनिक पदार्थों को उत्तेजित करता है जो कि हाल ही में निष्क्रिय या जड़ था, ताकि इस तरह से इकट्ठा हो सके कि प्रेम और रोशनी विकास के कार्य को शुरू कर सके। अब देखिए रासायनिक पदार्थ या तो इसको हम हार्मोन्स ले सकते हैं, और जो हमारा सैक्रल चक्र है वो हमारे प्रजनन उस तरह से भी संबंधित है। तो जब आप लाल कलर की रोशनी में हो, मतलब आप रूट चक्र में जब हो, तो आप डेवलपमेंट को आकर्षित करने के लिए हो, और जब आप उसकी जब कंपनता चेंज होती है तो वो नारंगी में जाता है, विच मीन्स सैक्रल चक्र, विच मीन्स रिप्रोडक्शन बोल सकते हो आप, प्रेम का एक भाव बोल सकते हो। तो उस समय अगर ये नारंगी में ना जाए तो वो जो एक रसायन है ना जिसको हम हॉर्मोन्स बोल सकते हैं, जो अट्रैक्शन का भी रीजन बनता है, वो जागृत ही नहीं होंगे, वो ऐसे ही निष्क्रिय पड़े रहेंगे, और नारंगी फॉर्म में आने से या स्वादिष्ठान में आने से वो निष्क्रिय जो था ना वो अचानक से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। फिर वो आगे बोल रहे हैं कि जैसा अनुमान आपने पहले एक कोशिका की व्यक्तियों के बारे में लगाया था, जैसे कि पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगेट फ्लैगेलेट, वो सही है। यह तरीका ऊपर की तरफ कुंडलीदार या घुमावदार रोशनी के आकर्षण में से एक है। इसमें यह विकास क्रम के किसी भी हिस्से में कुछ भी रैंडम नहीं होता है। तो जैसे हमारी गैलेक्सी है ना, ऐसे घुमावदार है, सर्पिल है, तो उसके घुमावदार होने की वजह से ही वो संरचनाएं जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे संरचनाओं के लिए, मतलब जो भी नए नए संरचनाएं हो रही है वो उसके लिए उसका सर्पिल आकार ही जिम्मेदार है जिसमें कि वो गति कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसा बताया गया कि पहले तो एक ब्लूप्रिंट बना दिया अनंत रचिता ने, उस पे रोशनी पड़ी, रोशनी से फोटोन किरणें आई, लगातार फोटोन किरणें जब आती रही तो सघन हो गया, सघन होने से एक निर्माण या संरचना हो गई। इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं। डॉन बोल रहे हैं, जैसा कि मुझे याद है कि पॉलीमॉर्फस या फ्लैगलेट जो है उसमें तांबे पर आधारित कोशिका के बजाय लोहा होता है। क्या आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं? अब यहाँ जो हमारी सेल्स हैं उसमें कई बार आयरन, लोहा मतलब आयरन और तांबा मतलब हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें आयरन की, जैसे पालक में आयरन ज्यादा होता है, किसी किसी में, अब मुझे ऐसे कोई सब्जी नहीं है उसमें तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन लोहा आयरन ज्यादा पेड़ पौधों में होता है। तो जो सेल्स हैं पेड़ पौधों की उसमें आयरन तत्व है और जीव जंतुओं में कॉपर तत्व है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो क्या आप इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हो? तो रा बोल रहे हैं कि यह जानकारी के केंद्र में नहीं है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मेटाबॉलिज्म का आधार वही होता है जिस रासायनिक पदार्थों में वो पाया जाता है, उस पदार्थ का उस स्रोत या ओरिजिन है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब वो जो उसका निर्माण हुआ है, जो उसकी संरचना हुई है ना जिस भी तत्व से, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि इस जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई जो पदार्थ जहाँ पे है, उसके सराउंडिंग में जो है, वो जिससे पैदा हुआ है, वो उसी रासायनिक पदार्थों के गुण को लेके वो पैदा हो जाएगा। हो सकता है हमारी डायमेंशन में, हर्ब्स में
आयरन पाया जाता है, किसी और डायमेंशन में हर्ब्स में आयरन ही नहीं पाया जाता, ये आयरन शायद जीव जंतु में पाया जाता हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से ये बोल दिया गया है। फिर आगे चलते हैं। डॉन पूछ रहे हैं कि मैं इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहा था क्योंकि यह दर्शाता है कि हमारे पशुओं के जीवन की गति में तांबे पर आधारित कोशिकाएं हैं, फिर भी इसमें पौधे के जीवन की लोहे पर आधारित कोशिका है, जो संभवतः पौधे से जानवर में परिवर्तन का संकेत देती है। क्या मैं गलत हूँ? मेरी याददाश्त इस पर थोड़ी सी अस्पष्ट है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, तांबे पर आधारित कोशिकाएं भी हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, और इसके बाद में जो पेड़ पौधे हैं उनमें आयरन की कोशिकाएं पाई जाती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो जीव जंतुओं के रूप में कन्वर्ट होके या उनके फॉर्म में आ रहे हैं? तो क्या मैं गलत हूँ? आप मुझे इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। तो राव बोलते हैं ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन ऐसी जानकारी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सचेत व्यक्तियों के लिए कई अलग अलग प्रकार के आधार हैं, न केवल इस ग्रहों के क्षेत्र पर, लेकिन काफी हद तक अन्य उपलोगोस के ग्रहों के क्षेत्रों पर पाए जाने वाले रूपों में भी इनके आधार हैं। रासायनिक वाहन वह है जो सबसे सुविधाजनक रूप से चेतना को धारण करता है। चेतना का कार्य एक भौतिक वाहन की रासायनिक बनावट के बजाय उसकी रुचि का विषय है। यानी कि चेतना अपनी इच्छा के रूप में कार्य करती है और उसकी बनावट से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब राय यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहे हैं कि देखो ठीक है, आपको जो निष्कर्ष निकाला है वो सही है, लेकिन आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड मत हो जाओ कि यही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो फ्री विल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जितनी भी चेतना है ना, वो अपने भौतिक वाहन की रासायनिक बनावट के बजाय रुचि का विषय, मतलब फ्री विल का विषय है। अब उसको जैसे फॉर्म में आना है वो वैसे फॉर्म में अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग आ सकती है। जैसे हम भी आए हैं इस बॉडी में, तो हमने भी फ्री विल लेकर ही आए हैं ना कि हमें ऐसा ऐसा होना है, तो ये हमारी फ्री विल थी। तो यहाँ पे इस तरह से राव समझा रहे हैं। हमने देखा है कि जिन लोगों को आप वैज्ञानिक कहते हैं, वे जीवन के विभिन्न अवस्थाओं, प्रकारों और परिस्थितियों और उनके बीच संभावित संबंधों के बारे में जानने में ही उलझे हुए हैं। इसके बारे में पता लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सब आपके उपलोगोस के द्वारा चुना गया है, वही आप अपनी पसंद से रचना करता है। अब यहाँ पे राय ये कह रहे हैं कि देखो भाई, आपके जो साइंटिस्ट है ना, वो तो दुनिया भर का ये खोज कर ली, वो खोज, ये सर्च कर लिया, कोशिका के अंदर पहुंच गए, डीएनए में पहुंच गए, इसका निर्माण ऐसे हुआ, ये सब जो वो बता रहे हैं ना, इसका मतलब उसी में उलझे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सब लोग अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना क्रिएशन लेकर आए हैं। और ये सब ना आपके उस उपलोगों जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सौर मंडल का जो सूर्य है, ये उनके द्वारा चुना गया है और फ्री विल के अकॉर्डिंग चुना गया है। एक सेकंड, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं क्या? क्योंकि मेरे पास अभी एक पेज और बचा है। कर सकते हो, आप कंटिन्यू करो। शॉर्ट अच्छा, एक, मेडिटेशन कर लेंगे आज, मेडिटेशन कल कर लेंगे पूरा। ओके, 1 मिनट दीजिएगा बस। जी, तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे डॉन बोल रहे हैं कि मैं उन प्रश्न के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने बस उस विशेष एक कोशिका के बारे में बताया था। क्या इस पॉलीमॉर्फस डाइनोफ्लैगेलेट में नारंगी ऊर्जा केंद्र है? मतलब वो जो एक कोशिका है ना, जिसको इन्होंने पॉलीमॉर्फस डाइनो फ्लैगेलेट कहा था, तो उसमें नारंगी ऊर्जा का मतलब सीधा सा ये है कि क्या वो हमारे स्वादिष्टान चक्र से संबंधित ऐसी कुछ है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो रा बोल रहे हैं कि यह सही है। डॉन ने बोला कि क्या यह ऊर्जा केंद्र बहुत छोटे पैमाने पर इंसानों के नारंगी ऊर्जा केंद्र से संबंधित है? तो डॉन ये पूछ रहे हैं कि जो ऊर्जा का जो केंद्र है, तो बहुत छोटे पैमानों पर इंसान का जो नारंगी केंद्र है, मतलब जो स्वादिष्टान चक्र है, तो जो कोशिका है ना एक छोटी सी, उसमें जो नारंगी केंद्र है, तो क्या उससे कोई संबंध है इसका? तो रा कहते हैं इस ऊर्जा केंद्र का असली रंग ठीक वही होता है। हालांकि दूसरी घनत्वता की चेतना की शुरुआत प्राचीन, एक मिनट, हाँ,
या तो इस ऊर्जा केंद्र का असली रंग ठीक वही होता है। हालांकि दूसरी घनत्वता की चेतना की शुरुआत प्राचीन है और नारंगी किरण का उपयोग खुद को व्यक्त करने तक ही सीमित है, जिसे गति करने और जीवित रहने के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी घनत्वता में इस समय वह लोग जो नारंगी किरण से चिपके हुए हैं, उनमें विकृतियों की एक से अधिक जटिल प्रणाली होती है। गाइस मुझे 1 मिनट दो, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, रियली सॉरी। कल कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है।